नमस्कार दोस्तों। अब हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। एम प्रावस्था क्या है? यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे सम विभाजन भी कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं बीच स्पष्ट रूप में विभाजन करना बहुत मुश्किल है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। पूर्वावस्था अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होती है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक केंद्र जिनका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुण हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संगठित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। समसूत्री तुर्क सूक्ष्म नलिकाओं के जमवाड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोशिका जीव द्रव्य के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्य जलिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। मध्यावस्था केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तुर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तुर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस स्तर पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाता है उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान रखनी है इसे। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तुर्क तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं और गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तुर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र का एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगते हैं तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की ध्रुव भुजाएं पीछे आती है। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अंत्यावस्था सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों में चले गए हैं असंगठित होकर अपने संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं।
व अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित होते हैं। इस अवस्था की कुछ मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जिकाएं व अंतर्द्रव्य जालिका का पूर्ण निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरे होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है और इस तरह प्राणी कोशिकाओं का विभाजन पूरा होता है। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। सूत्री विभाजन एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणिक संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होता है। कोशिका वृद्धि के परिमाण स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्व योगदान ये भी है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। जब भी आपको चोट लगती है तब आपने देखा होगा कि किस तरह जख्म भर जाता है, वो सिर्फ सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। इस वीडियो में हमने सीखा एम प्रावस्था यानी सूत्री कोशिका विभाजन के बारे में और सूत्री कोशिका विभाजन के महत्व के बारे में, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। धन्यवाद।